नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जो अक्सर बाहरी चमक दमक के पीछे छिपा होता है, लेकिन जिसकी गहरी समझ हमें रिश्तों और सामाजिक व्यवहार को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता की। नमस्ते। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं है। हाँ, ऐसे व्यवहार के पैटर्न हमें अपने आसपास, शायद अपने कार्यस्थल, परिवार या दोस्ती में भी देखने को मिल सकते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि सतह के नीचे झांक कर देखें कि असल में क्या चल रहा होता है। हाँ, और हमारी इस पड़ताल का आधार है अनमास्किंग द नार्सिसिस्ट, अ गाइड टू रिकॉग्नाइजिंग कंट्रोल नाम के गाइड से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विचार। जी। हमारा लक्ष्य है उन मुखौटों, उन रणनीतियों को समझना जिनका इस्तेमाल अक्सर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है, ताकि इन पैटर्न्स को पहचानना आसान हो सके। और सतही आकर्षण से परे जाकर उनके असली इरादों और उनकी कमजोरियों को भी समझना। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जो सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरा दिखता है, वही अंदर से शायद सबसे ज्यादा खोखला हो। सही। चलिए शुरुआत करते हैं उस पहली चीज से जो अक्सर लोगों को खींचती है, उनका वो जादुई आकर्षण। हाँ। गाइड में इस बात का जिक्र है कि पहली मुलाकात में वे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक, करिश्माई लग सकते हैं। ऐसा लगता है मानो उनमें कोई खास बात है जो दूसरों में नहीं। ये सिर्फ संयोग नहीं होता है ना? नहीं, ये संयोग बिल्कुल नहीं है। ये उनके पूर्णता के मुखौटे का एक बहुत सोचा समझा हिस्सा है। अच्छा। हाँ, वे दुनिया के सामने एक ऐसी छवि पेश करते हैं जो लगभग आदर्श लगे, सफल, समझदार, आकर्षक, आत्मविश्वास से भरपूर। लेकिन ये पूरी इमारत बाहरी प्रशंसा और मान्यता की नींव पर खड़ी होती है। मतलब ये सप्लाई। हाँ, जैसे ही ये सप्लाई बंद होती है, दरारें दिखने लगती हैं। और ये वाकई हैरान करने वाला है कि वे इस मुखौटे को बनाते कैसे हैं। गाइड इशारा करता है कि वो एक तरह के कुशल अभिनेता होते हैं। बिल्कुल। शुरुआत में वे अपने लक्ष्य को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी उम्मीदें, यहाँ तक कि उनकी असुरक्षाएं भी। सही पकड़ा आपने। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक जासूसी है, कह सकते हैं। वे समझते हैं कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और फिर वे ठीक वैसे ही बनकर दिखाते हैं। जैसे आईना। बिल्कुल। अगर कोई एक संवेदनशील साथी चाहता है तो वे सबसे ज्यादा संवेदनशील होने का नाटक करेंगे। अगर कोई महत्वाकांक्षी पार्टनर चाहता है तो वे अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे। ये सब एक आईने की तरह होता है। वे आपकी ही छवि को चमकाकर आपको वापस दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क है जो गाइड बताता है कि ये सब वास्तविक संबंध बनाने के लिए नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद होता है प्रशंसा पाना, नियंत्रण की जमीन तैयार करना। ये हमेशा उनके बारे में होता है, सामने वाले के बारे में कभी नहीं। बिल्कुल। ये नकलची स्वभाव उनकी पहचान का हिस्सा है। और ये व्यक्तित्व किसी भी लिंग, उम्र या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति में पाया जा सकता है। कोई स्टीरियोटाइप नहीं। कोई स्टीरियोटाइप नहीं। बॉस, माता पिता, दोस्त, जीवन साथी, ये भूमिका कोई भी हो सकती है। गाइड में एक दिलचस्प विरोधाभास का भी जिक्र है कि दूर से देखने पर ये लोग अक्सर परफेक्ट लगते हैं, लेकिन केवल करीबी रिश्ते में आने पर ही उनकी कमियां और असली चेहरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शन करना आसान होता है, वहां प्रशंसा आसानी से मिल जाती है। हाँ। लेकिन निजी रिश्तों में, जहां निरंतरता और सच्ची सहानुभूति की जरूरत होती है, वहां ये मुखौटा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। टिक नहीं पाता। हाँ, जब लगातार बाहरी मान्यता नहीं मिलती तो अंदर का खालीपन और असुरक्षा सतह पर आने लगती है, अक्सर चिड़चिड़ाहट, आलोचना या उदासीनता के रूप में। ठीक है, तो ये शुरुआती आकर्षण, ये आदर्श छवि, ये हुआ पहला चरण। इसके बाद क्या होता है? यहीं से वो नियंत्रण का खेल शुरू होता है। हाँ, और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। गाइड एक बहुत स्पष्ट और शायद थोड़ी कठोर लगने वाली बात कहता है। क्या? नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध व्यक्ति प्यार नहीं करते, वे नियंत्रण स्थापित करते हैं। नियंत्रण? हाँ, उनके लिए रिश्ते, खासकर करीबी रिश्ते, बराबरी की साझेदारी नहीं बल्कि एक तरह का कब्जा या संपत्ति होते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर उनका हक है। और इस नियंत्रण को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए वे एक जानी पहचानी, लगभग तयशुदा रणनीति अपनाते हैं। गाइड में इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। जी। पहला है आदर्शीकरण या आइडियलाइजेशन। जी, इसे अक्सर लव बॉम्बिंग भी कहा जाता है। लव बॉम्बिंग। हाँ, ये वो दौर होता है जब वे अपने लक्ष्य पर ध्यान,
तारीफ, तोहफों और वादों की जैसे बरसात कर देते हैं। वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप दुनिया के सबसे खास, सबसे समझे जाने वाले इंसान हैं। वाह! ऐसा लगता है मानो आपको अपना सोलमेट मिल गया हो। ये बहुत नशीला और तीव्र अनुभव हो सकता है। और ये तीव्रता ही शायद लोगों को बांध लेती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही लक्ष्य इस ध्यान और प्रशंसा का आदी हो जाता है, स्क्रिप्ट बदल जाती है। फिर आता है दूसरा चरण, अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन। बिल्कुल। अचानक जैसे हवा का रुख बदल जाता है। जो तारीफें पहले मिलती थीं, उनकी जगह नुक्स निकालना, आलोचना करना और नीचा दिखाना शुरू हो जाता है। ओह! छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। लक्ष्य को ये महसूस कराया जाता है कि वो पर्याप्त नहीं है, कि उसमें ही कोई कमी है। यानी कल तक जो आदर्श था, आज उसे कमियों का पुतला बना दिया जाता है। ये बहुत भ्रमित करने वाला और दर्दनाक हो सकता है। तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक संतुलन बिगाड़ने जैसा है। पहले आसमान पे बिठाना, फिर जमीन पे पटक देना। हाँ। और तीसरा चरण है त्याग या डिस्कार्ड। ये कब होता है? ये तब होता है जब उन्हें मिलता है कि लक्ष्य पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ चुका है, या जब उन्हें लगता है कि लक्ष्य अब उनके किसी काम का नहीं रहा, मतलब उनसे अब प्रशंसा या ध्यान नहीं मिल रहा, या शायद कोई नया लक्ष्य मिल गया हो। या फिर कोई नया ज्यादा चमकदार सप्लाई का स्रोत मिल गया है। बिल्कुल। और ये त्याग कैसा होता है? क्या ये धीरे धीरे होता है या? गाइड के अनुसार ये अक्सर बहुत अचानक और बेरहमी से होता है। सच में? हाँ, जैसे किसी पुरानी चीज को फेंक दिया जाता है। लक्ष्य को समझ ही नहीं आता कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। ये तो बहुत। कल तक जो रिश्ता इतना गहरा लग रहा था, आज वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, बिना किसी सफाई या सहानुभूति के। ये दिखाता है कि उनके रिश्ते कितने सतही और उपयोगिता पर आधारित होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया, आदर्शीकरण, अवमूल्यन, त्याग, इसमें वे कुछ खास मनोवैज्ञानिक हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द जो आजकल काफी सुनने में आता है वो है गैस लाइटिंग। गाइड इसके बारे में क्या कहता है? गैस लाइटिंग उनका एक बहुत शक्तिशाली और घातक हथियार है। इसका मूल सिद्धांत है आपकी वास्तविकता पर सवाल उठाना। हाँ, वे कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे जो स्पष्ट रूप से गलत या अनुचित है, लेकिन जब आप उन्हें टोकेंगे तो वो पूरी तरह से इनकार कर देंगे या बात को ऐसे घुमा देंगे कि आपको लगने लगेगा कि शायद आपने ही गलत समझा, या आप ज्यादा सोच रहे हैं, या आप अति संवेदनशील हैं। यानी वे आपको अपनी ही याददाश्त, अपनी ही समझ और यहाँ तक कि अपनी मानसिक स्थिति पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। उद्देश्य ही यही होता है। धीरे धीरे लगातार गैसलाइटिंग से पीड़ित व्यक्ति का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। ओह गॉड। वो अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना बंद कर देता है और पूरी तरह से नार्सिसिस्ट के बताए सच पर निर्भर हो जाता है। उन्हें ये कहना बहुत पसंद होता है, तुम पागल हो रहे हो, या तुम हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। ये तो बहुत डरावना लगता है। दूसरा हथियार जिसका जिक्र गाइड में है वो है अलगाव या आइसोलेशन। हाँ, ये भी एक सोची समझी रणनीति है। वे कोशिश करते हैं कि लक्ष्य को अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों यानी अपने सपोर्ट सिस्टम से धीरे धीरे कट जाएं। अच्छा। वे आपके प्रियजनों के बारे में नकारात्मक बातें कह सकते हैं या ऐसी स्थितियां बना सकते हैं कि आपका उनसे मिलना जुलना कम हो जाए। और इसका मकसद क्या होता है? मकसद साफ है, लक्ष्य को पूरी तरह से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर निर्भर बनाना। अच्छा, ताकि कोई और न हो मदद के लिए। हाँ, जब आपके पास समर्थन के लिए और कोई नहीं होता तो आप उनकी बातों पर, उनके व्यवहार पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनका नियंत्रण और पक्का हो जाता है। और तीसरा प्रमुख हथियार दोष मढ़ना या ब्लेम शिफ्टिंग, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी न लेना। वे इसमें माहिर होते हैं, उस्ताद होते हैं कह लीजिए। वे कोई बड़ी गलती कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन बातचीत के अंत तक वे किसी न किसी तरह पीड़ित को ही दोषी ठहरा देंगे। पीड़ित को? हाँ, या कम से कम पीड़ित को ही माफी मांगने पर मजबूर कर देंगे। वे कभी नहीं कहेंगे, हाँ ये तेरी गलती थी। कभी नहीं? कभी नहीं। हमेशा कोई ना कोई बहाना होगा या दोष किसी और पर मर दिया जाएगा। जवाबदेही उनके शब्दकोश में नहीं होती। ये जानना जरूरी है, जैसा कि गाइड भी जोर देता है, कि ये पैटर्न और ये हथियार सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार जब आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, ये भव्यता का मुखौटा, नियंत्रण की जरूरत, गैसलाइटिंग, दोष मढ़ना, तो आप इन्हें जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसे कहाँ? ये आपके बॉस में हो सकता है जो आपकी मेहनत का श्रेय ले लेता है। हाँ, ये होता है। हाँ, उस दोस्त में जो हमेशा आपकी मुश्किल में तो साथ होता है लेकिन आपकी सफलता से जलता है। या उस परिवार के सदस्य में जो हर छोटी बात पर ड्रामा करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये व्यवहार सांस्कृतिक रूप से ढल भी जाता है। गाइड बताता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों में
नार्सिसिज्म अलग-अलग मुखौटे पहन सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे पश्चिमी समाजों में जहां व्यक्तिगत उपलब्धि और महत्वाकांक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, नार्सिसिज्म अक्सर अत्यधिक आत्मविश्वास और सफलता के प्रदर्शन के पीछे छिप सकता है। और पूर्व में? वही पूर्वी समाजों में जहां परिवार और समुदाय का सम्मान ज्यादा मायने रखता है, ये पारिवारिक इज्जत या दूसरों के लिए त्याग के नाम पर नियंत्रण स्थापित करने के रूप में दिख सकता है। तो मतलब बाहरी रूप बदल सकता है, लेकिन अंदर की वो चालाकी और नियंत्रण की भूख वो वही रहती है। बिल्कुल। पहनावा अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन खेल वही रहता है। दूसरों का इस्तेमाल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना, बिना किसी सच्ची सहानुभूति के। कोई उदाहरण? उदाहरण के तौर पर वो माता-पिता जो बच्चे पर परफेक्ट होने का दबाव डालते हैं, इसलिए नहीं कि बच्चे का भला हो, बल्कि इसलिए कि बच्चे की उपलब्धि से उनकी अपनी छवि बेहतर हो। अच्छा। अगर बच्चा विफल होता है तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। बच्चे के दुख से ज्यादा अपनी छवि की चिंता होती है। या वो रिश्तेदार जो हमेशा बीमार होने का नाटक करता है या कोई संकट खड़ा करता है ताकि सबका ध्यान और सहानुभूति उसी पर बनी रहे। हाँ, ये सब अलग-अलग रूप हैं उसी मूल पैटर्न के। गाइड के अनुसार इन सभी रूपों के मूल में दो बातें हमेशा मौजूद होती हैं। पहली, प्रशंसा, ध्यान और नियंत्रण की एक कभी न खत्म होने वाली अतृप्त भूख। और दूसरी, दूसरों की भावनाओं को सच में समझने और महसूस करने में पूरी तरह असमर्थता, यानी सच्ची सहानुभूति की कमी। वे समझ सकते हैं कि सामाजिक रूप से कैसे व्यवहार करना है, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वे महसूस नहीं करते। लेकिन ये लोग अक्सर इतने आत्मविश्वासी और शक्तिशाली दिखते हैं कि उनकी कोई कमजोरी भी होती है। गाइड उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी का जिक्र करता है, नार्सिसिस्टिक सप्लाई। ये क्या चीज है? नार्सिसिस्टिक सप्लाई, हाँ, यही उनकी असली एड़ी की चोट है, कह सकते हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक ईंधन है जिस पर उनका पूरा व्यक्तित्व टिका होता है। ईंधन? कैसा ईंधन? ये ईंधन कुछ भी हो सकता है। प्रशंसा, तारीफ, ध्यान, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, दूसरों पर नियंत्रण महसूस करना, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करना। ये सिर्फ उनकी चाहत नहीं, ये उनके मनोवैज्ञानिक अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तो इसका मतलब है कि उनका आत्मविश्वास और उनकी भव्यता का पूरा ढांचा दूसरों से मिलने वाली इस सप्लाई पर निर्भर करता है। 100%। ये एक नशे की लत की तरह है, उन्हें लगातार इसकी जरूरत होती है। और गाइड एक दिलचस्प बात कहता है कि उनके लिए सबसे पसंदीदा भोजन है लक्ष्य का आत्मसंदेह। हाँ, जब वे आपको अपनी काबिलियत पर शक करने पर मजबूर करते हैं तो वे शक्तिशाली महसूस करते हैं। वे ध्यान और भावनात्मक ऊर्जा के परजीवी की तरह होते हैं। परजीवी? हाँ, बाहरी मान्यता के बिना उनका बनाया हुआ भव्य महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ये तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है उनके शक्तिशाली दिखने वाले बाहरी रूप से। गाइड उनके सबसे बड़े डर के बारे में भी कुछ कहता है। हाँ, और शायद ये सबसे चौंकाने वाली बात है। उनका सबसे बड़ा डर आप या कोई और व्यक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? उनका सबसे बड़ा डर है खुद के साथ अकेले रह जाना, आईने में अपने असली रूप का सामना करना। क्योंकि अंदर से वे जानते हैं कि वो मुखौटा खोखला है। बाहरी दुनिया से मिली पहचान और प्रशंसा के बिना उन्हें अपने अस्तित्व का कोई आधार महसूस नहीं होता। वे खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये समझना कि उनकी शक्ति बाहरी स्रोतों पर कितनी निर्भर है, शायद इस चक्र को तोड़ने की कुंजी हो सकती है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में है तो उसे क्या करना चाहिए? गाइड बहस करने या बदला लेने से मना करता है। हाँ, क्योंकि बहस करना या उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी ब्लैक होल से बहस करना। मतलब बेकार है। आप अपनी ऊर्जा ही खत्म करेंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। वे कभी अपनी गलती मानेंगे नहीं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है पहचानना। मुखौटे के पार देखना, ये स्वीकार करना कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो क्या है। और पहचानने के बाद गाइड एक बहुत शक्तिशाली रणनीति बताता है। उन्हें खाना देना बंद कर दें, यानी उनकी आपूर्ति बंद कर दें। बिल्कुल, इसका मतलब है वो सब कुछ देना बंद करना जिसकी उन्हें लत है। जैसे प्रशंसा देना बंद करना, अत्यधिक ध्यान देना बंद करना, उनकी उकसावों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद करना, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या सफाई देने की कोशिश। जब आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा उन्हें देना बंद कर देते हैं तो आप उन्हें भूखा मार रहे होते हैं। इसे शायद ग्रे रॉक तकनीक भी कहते हैं, यानी एक पत्थर की तरह नीरस और उबाऊ बन जाना जिससे उन्हें कोई सप्लाई न मिले। हाँ, ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। जब परजीवी को मेजबान से पोषण मिलना बंद हो जाता है तो वो कमजोर पड़ जाता है या कहीं और चला जाता है। अच्छा। इसी तरह जब आप उन्हें वो सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो आप पर उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है।
शक्ति का संतुलन आपकी तरफ झुकने लगता है। आप अपनी ऊर्जा वापस पाना शुरू कर देते हैं। गाइड में एक बहुत सटीक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। दूर से देखने पर वे एक चमकदार तारे की तरह लग सकते हैं, आकर्षक और रोशनी से भरपूर। लेकिन जब आप पास जाते हैं और गाइड की मदद से उनके पैटर्न को समझते हैं तो पता चलता है कि वो अपनी रोशनी खुद नहीं बना रहे हैं। वो असल में एक ब्लैक होल की तरह हैं। ब्लैक होल? हाँ, और ये ब्लैक होल रूपक इसलिए सटीक है क्योंकि ये सिर्फ ऊर्जा नहीं खींचता, ये पीड़ित की आत्म पहचान, उनके यथार्थ बोध को भी निगल जाता है, जिससे उनके अस्तित्व का केंद्र ही हिल जाता है। वे अपने आसपास के लोगों की सारी रोशनी, ऊर्जा, खुशी और आत्मविश्वास खींचकर अपने अंदर के असीम खालीपन को भरने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख यही है कि जागरूकता ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जागरूकता? हाँ। नार्सिसिस्ट का पूरा खेल हमारी अनभिज्ञता, हमारी चुप्पी और अनजाने में उनके खेल में शामिल होने की हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। हम उनके मुखौटे को सच मान लेते हैं, उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाते। सच्चाई को पहचानना, ये जानना कि जो दिख रहा है वो असली नहीं है, कि ये एक पैटर्न है, एक रणनीति है, यही इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। बिल्कुल। एक बार जब कोई व्यक्ति मुखौटे को पहचान लेता है, उसके पीछे छिपे खालीपन और नियंत्रण की अतृप्त भूख को समझ लेता है, तो खेल के नियम बदलने लगते हैं। डर की जगह समझ ले लेती है और भ्रम की जगह स्पष्टता। ये चर्चा निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। गाइड ने हमें नार्सिसिस्ट के व्यवहार के पैटर्न, उनकी रणनीतियों और हाँ, उनकी कमजोरियों को समझने में मदद की। लेकिन एक सवाल जो शायद आगे सोचने के लिए हमारे जहन में रह जाता है, वो ये है कि एक बार जब कोई व्यक्ति इस मुखौटे को, इस ब्लैक होल की सच्चाई को पहचान लेता है, तो वो अपनी आंतरिक रोशनी, अपनी ऊर्जा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, उसे उस अंधकार में समाने से बचाने के लिए क्या सीमाएं तय करने और क्या कदम उठाने को तैयार है। ये वास्तव में एक गहरा आत्मचिंतन का प्रश्न है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऐसी परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हों या अपने आसपास देख रहे हों। हाँ, आत्म संरक्षण और अपनी सीमाओं को फिर से स्थापित करने का महत्व शायद सर्वोपरि हो जाता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।